11 नंबर, ठीक है, एमसीक्यू है, ठीक है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखा जाए। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि द नंबर ऑफ आर्बिट्री, ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर, ठीक है। बोला जा रहा है कि कोई नंबर है आर्बिट्री नंबर, ठीक है, उसका अगर जनरल सॉल्यूशन करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है, फोर्थ ऑर्डर का है वो, तो वो क्या होगा फोर्थ ऑर्डर का। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर है, ध्यान से सुनिएगा बात को, कोई भी कांस्टेंट नंबर रहेगा जनरल सॉल्यूशन में, अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो रहा है तो उसका अगर ऑर्डर n है, ठीक है ना, अगर उसका n ऑर्डर है तो जितना ऑर्डर आता है उतना ही लिखाता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेगा, जो भी कांस्टेंट नंबर रहेगा, ठीक है ना, जितना भी ऑर्डर का, तो वही ऑर्डर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही ईजी है दोस्तों, फोर्थ ऑर्डर है तो आप यहाँ पर 4 लिखिएगा, ठीक है। वो कितना बार जनरल सॉल्यूशन होगा, 4 बार। आगे समझ में, इसका स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, बहुत ईजी है, कोई ऐसा बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत ही ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी। चलिए लिख लेते हैं स्टेटमेंट। देखिए लिख दीजिएगा 11 नंबर में कि जैसा कि हम लोग जानते हैं, वी नो डैट द नंबर ऑफ कांस्टेंट in the general solution of a differential equation of order n, अगर उसका ऑर्डर जो है ना n टर्म्स का रहेगा ना, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू इट्स ऑर्डर, उसका ऑर्डर के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑर्डर का था ना, तो 4 ऑर्डर यानी कि डी ही रहेगा, ठीक है। तो लिख दीजिएगा कि यहाँ पर n इज इक्वल टू ना, तो यानी कि n के जगह पर 4, ठीक है। तो द नंबर ऑफ कांस्टेंट, वही चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है, द नंबर ऑफ कांस्टेंट, ये स्टेटमेंट था, तो यहाँ पर इस केस में जो है 4 है n के जगह पर, बस आपको n के जगह पर क्या लिख देना ना, 4, ठीक है। आगे समझ में लिख सकते हैं क्या, चलिए लिख देते हैं, एक चीज़ है बहुत ईजी है, कोई सा हार्ड नहीं है। कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन लिखा हमने इस तरह से, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन लिखा हमने, फिर उसके बाद जो है कितना ऑर्डर का है, ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 4, ठीक है। तो इसका जो है कितना हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू इट्स ऑर्डर, जो है ना कितना हो जाएगा, 4, डी हो जाएगा, ठीक है, डी। चलिए डी हो जाएगा 4 आएगा आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर बहुत इजी था, बस इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट देना था, ठीक है। तो अब यहाँ पर 12th नंबर क्वेश्चन में देखिए, द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स इन द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो अगर मान के चलिए कि इसका जो आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगर वो थर्ड ऑर्डर में रहता है तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन का बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर क्या बात किया जा रहा है कि अगर कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट में, दोनों को आप मिलाइए क्वेश्चन में, ठीक है, दोनों को क्वेश्चन में मिलाइए। यहाँ पर ये जनरल सॉल्यूशन है और यहाँ पर पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, ठीक है। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन के केस में क्या होता है ना कि कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट होता ही नहीं है, ठीक है ना। आ रहा समझ में, पार्टिकुलर सॉल्यूशन के केस में, ध्यान से सुनिएगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन के केस में आर्बिट्री कांस्टेंट सॉल्यूशन नहीं होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा क्या, 0, ठीक है। तो लिख दीजिए इसका स्टेटमेंट अगर लिखना चाहते हैं तो, इन ए पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन
ठीक है, देयर आर नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं होता है तो डी यानी कि जीरो। आगे समझ में, डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे ना समझ में दोस्तों, बस एक तरह का ये स्टेटमेंट था जो कि